हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है होम्योस्टैसिस। पिछली क्लास में हम लोगों ने आरएच फैक्टर के बारे में पढ़ा था और उसी के आगे हम होम्योस्टैसिस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, होम्योस्टैसिस क्या होता है कि जंतुओं के द्वारा आंतरिक वातावरण को बाहरी वातावरण की तुलना में स्थिर बनाए रखने की क्रिया को समस्थैतिकी या फिर होम्योस्टैसिस कहते हैं। यानी कि शरीर के अंदर के जो वातावरण है उसको बाहरी वातावरण की तुलना में स्थिर बनाए रखने की क्रिया क्या कहलाती है? समस्थैतिकी यानी कि होम्योस्टैसिस कहलाती है। जैसे कि शरीर में ताप नियमन, यानी कि शरीर का जो टेम्परेचर है वो वातावरण के टेम्परेचर के अनुसार ही हो, है ना। जैसे कि मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर अगर हमसे पूछा जाता है तो हम कहते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। और अगर इस 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है या फिर कम हो जाता है तो क्या होता है? यानी कि शरीर में कुछ प्रॉब्लम है ना, कुछ दिक्कत है, यानी कि तबीयत खराब है। देखिए, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो सबसे पहले टेम्परेचर चेक किया जाता है ना। और जब टेम्परेचर अधिक आ जाता है तो उसके लिए कुछ मेडिसिन दी जाती है। अब देखिए, रक्त ग्लूकोज मात्रा का नियमन। जैसे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जो है एक समान अनुपात में होनी चाहिए और ये अनुपात अगर बिगड़ता है तो क्या होता है? यानी कि रोग हो रहा है, किसी रोग की होने की आशंका है। देखिए, नेक्स्ट है कि सीरम में सोडियम पोटेशियम का नियमन। यानी कि ब्लड में सीरम पाया जाता है तो उस सीरम में सोडियम और पोटेशियम की जो मात्रा है वो भी संतुलित अवस्था में ही होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, उदाहरण है रक्त में जल की मांग का नियमन। यानी कि जो ब्लड होता है वो जल से मिलकर बना होता है ना। रक्त किससे मिलकर बना होता है? जल से मिलकर बना होता है। तो जल की मात्रा भी एक स्थिर अनुपात में ही होनी चाहिए। उससे अधिक होने पर या फिर कम होने पर रक्त में जल की मात्रा अधिक या कम होने पर क्या हो सकता है? सही नहीं है ना, दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। तो ये सभी क्या है? होम्योस्टैसिस के ही उदाहरण है। नेक्स्ट है लसिका तंत्र, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम। तो रक्त परिसंचरण तंत्र के अलावा बंद वाहिनियों का एक अन्य परिसंचरण तंत्र पाया जाता है जिसे लसिका तंत्र कहते हैं। और लसिका की संरचना कैसी होती है? रक्त के जैसी ही होती है, परंतु हीमोग्लोबिन एब्सेंट होने के कारण हीमोग्लोबिन जो है रक्त लसिका में नहीं होता, जिसके कारण ये रंगहीन होती है। जबकि ब्लड कैसा होता है? रक्त लाल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यह ऊतक से हृदय की ओर एक ही दिशा में बहता है। जो लसिका है उसका जो है गमन किस दिशा में होता है? टिश्यू से, यानी कि ऊतकों से हृदय की ओर। जबकि रक्त क्या करता है? रक्त हृदय से समस्त अंगों तक और उसके बाद समस्त अंगों में जो टिश्यू है, जो कोशिकाएं हैं, वहां से फिर वापस हृदय की ओर द्विदिशात्मक रूप से बहता है। नेक्स्ट देखिए, लसिका तंत्र में अनेक वाहिनियां, लसिका ग्रंथियां तथा लसिका वाहिनिकाएं पाई जाती हैं। लसिका तंत्र में अनेक वाहिनियां, लसिका ग्रंथियां तथा लसिका वाहिनिकाएं पाई जाती हैं। और लसिका ग्रंथियां मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? गर्दन, बगलों व जांघों में केंद्रित होती हैं, है ना। लसिका ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? मुख्य रूप से गर्दन में, बगल में और जांघों में। इनमें विशेष प्रकार की श्वेत कणिकाएं यानी कि WBC यानी कि लिम्फोसाइट होती हैं, जो कि संक्रामक तथा रोग के कीटाणुओं का भक्षण करके उन्हें मार देती हैं। इन श्वेत कणिकाओं का क्या कार्य है? संक्रामक तथा रोग के कीटाणुओं का भक्षण करके उन्हें मार देना। अब देखिए, नेक्स्ट है लसिका तंत्र के कार्य। तो पोषी पदार्थों जैसे कि गैस, हार्मोन आदि को कोशिकाओं तक पहुंचाना इनका प्रमुख कार्य है। इतने भी पोषी पदार्थ हैं, जैसे गैस हुए, कोई हार्मोन हुआ शरीर में उत्सर्जित, तो उनको संबंधित कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य लसिका के द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट देखिए, ऊतकों से हानिकारक व उत्सर्जी पदार्थ को रक्त तक पहुंचाना। ऊतकों में जो हानिकारक और उत्सर्जी पदार्थ बन रहे हैं उनको रक्त तक पहुंचाने का कार्य भी लसिका करती है। नेक्स्ट देखिए, लसिका गांठों द्वारा लसिकाणुओं का निर्माण होता है, यानी कि लसिका जो गांठें पाई जाती हैं उसमें लसिकाणुओं का निर्माण होता है जो कि जीवाणुओं का भक्षण करके प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। लसिका गांठें द्वारा जो लसिकाणु बनती हैं उनका क्या कार्य है? जीवाणुओं का भक्षण करके प्रतिरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट देखिए, आंत में लसिका कोशिका जालक पाया जाता है जो कि वसा के अवशोषण में सहायक होता है। आंत में लसिका कोशिका जालक पाया जाता है जो कि वसा के अवशोषण में सहायक होता है। देखिए, आपकी बुक में लसिका और रक्त में प्रमुख अंतर दिया हुआ है, तो आइए इसमें प्रमुख अंतर देख लेते हैं। क्या होता है कि लसिका जो है यह लसिका तंत्र का निर्माण करता है। लसिका तंत्र का निर्माण करता है और रक्त क्या करता है? रक्त परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। लसिका में आरबीसी नहीं पाई जाती है ना, आरबीसी नहीं पाई जाती इसलिए कैसा होता है? रंगहीन होता है। रक्त में आरबीसी पाई जाती है यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स पाई जाती है। तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स पाए जाने के कारण ये लाल रंग का होता है। नेक्स्ट देखिए, लसिका में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है और रक्त में देखिए, यहाँ रक्त होना चाहिए, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। अब देखिए, पांचवा है कि रक्त की तुलना में ऑक्सीजन कम पाई जाती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है लसिका में और ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाती है। रक्त में देखिए क्या है, कह रहा है कि लसिका की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक पाई जाती है। देखिए, रक्त में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। देखिए, लसिका और रक्त दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। अब देखिए, लसिका में लिम्फोसाइट्स की संख्या अधिक होती है। लसिका में लिम्फोसाइट्स की संख्या क्या होती है? अधिक होती है, जबकि रक्त में क्या होता है? लसिका की तुलना में लिम्फोसाइट की संख्या कम होती है। यानी कि रक्त में भी लिम्फोसाइट होते हैं लेकिन लसिका की तुलना में कम। नेक्स्ट हेडिंग है मनुष्य में आंतरिक परिवहन। तो रक्त परिसंचरण में रक्त का प्रवाह निरंतर होता है तथा शरीर के समस्त भागों में उपयुक्त मात्रा में रक्त हृदय द्वारा प्रवाहित किया जाता है। शरीर के समस्त भागों में रक्त का किसके द्वारा प्रवाहित किया जाता है? हृदय के द्वारा, जिससे यह अत्यंत सूक्ष्म वाहिनिकाओं के द्वारा प्रत्येक कोशिका तथा ऊतक को पोषक पदार्थ पहुंचाता है ना। हृदय के द्वारा जो रक्त आता है वो अत्यंत सूक्ष्म वाहिनिकाओं के द्वारा प्रत्येक कोशिका में और प्रत्येक ऊतक में पोषक पदार्थ पहुंचाता है। देखिए, हमारा शरीर तो अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और उन कोशिकाओं का आकार क्या है? बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटा है ना। तो एक एक कोशिका तक रक्त को पहुंचाया जाता है किसके द्वारा? वाहिनियों के द्वारा, या फिर कह सकते हैं वाहिनिकाओं के द्वारा। तो इनका क्या कार्य है कि ये लौटते समय वहां उत्पन्न हानिकारक पदार्थों को अपने साथ ले आता है। जो वाहिनिकाएं होती हैं क्या करती हैं? जब वापस आने लगती हैं, पहले तो ये पोषक पदार्थों को टिश्यू तक, कोशिका तक पहुंचाता है, फिर वहां से जब ये वापस लौटता है तो क्या करता है? वहां जो सेल्स में हानिकारक पदार्थ जो निर्मित होते हैं, बने होते हैं, उनको अपने साथ ले आता है ना। और वापस हृदय से फेफड़ों में शुद्धिकरण करने के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक सेल्स और प्रत्येक कोशिका से अशुद्ध ब्लड को वापस कहाँ पहुंचाया गया? हृदय में, हृदय से फेफड़ों में, और फेफड़ों में वो शुद्धिकरण हो गया। और जब फेफड़ों द्वारा वो शुद्ध हो गया, फेफड़ों में जो ऑक्सीजन है उसके द्वारा जब ब्लड शुद्ध हो गया तो उसे वापस हृदय में भेज दिया जाता है।
नेक्स्ट हेडिंग है मानव में परिसंचरण तंत्र। तो मनुष्य में विभिन्न पदार्थों के संचरण हेतु परिवहन तंत्र पाए जाते हैं और जो दो प्रकार के होते हैं। पहला है रुधिर परिसंचरण तंत्र और दूसरा है लसिका परिसंचरण तंत्र। अब देखिए, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज का श्रेय किसको जाता है? विलियम हार्वे को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे, है ना। विलियम हार्वे कौन है? साइंटिस्ट हैं। तो इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? विलियम हार्वे को जाता है। मनुष्य के रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन निम्न दो भागों में किया जाता है। पहला है हृदय और दूसरा है रुधिर वाहिनियां। अब हृदय के बारे में देख लेते हैं। देखिए, हृदय की संरचना कैसे होती है। तो हृदय, मनुष्य का हृदय जो है वो मुट्ठी के आकार का शंक्वाकार पेशीय अंग होता है। यानी कि जैसे मुट्ठी हम बांधते हैं तो ऊपर की ओर कैसा होता है? वो चौड़ा होता है और नीचे सकरा होता है। तो इसी प्रकार से हृदय की संरचना भी होती है। ऊपर की साइड चौड़ा और नीचे जो है सकरा होता है। ठीक है। तो फेफड़ों के मध्य में कुछ बाईं ओर स्थित होता है। यानी हमारा हृदय जो है फेफड़ों के मध्य में कुछ बाईं ओर हल्का सा झुका होता है और ये पेरिकार्डियम नामक थैली में सुरक्षित रहता है। हृदय पेरिकार्डियम नामक थैली में सुरक्षित रहता है, जिसमें पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। पेरिकार्डियम नामक थैली में कौन सा द्रव भरा रहता है? पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है, जिसका कार्य हृदय की बाहरी आघातों से रक्षा करना है ना। हृदय की बाहरी आघातों से रक्षा करना है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई जीव है, वो अगर गिर रहा है ना, या फिर किसी से टक्कर लग गई या चोट लग गया उसको बाहर, तो क्या है, हृदय जो है, हृदय किसमें? हृदय पर, क्योंकि बहुत ही नाजुक अंग होता है ना। और उसकी संरचना कैसे होती है? बहुत ही नाजुक होती है। उसका जो बाहरी जो लेयर होता है वो भी बहुत ही कोमल होता है। तो इसलिए उसे पेरिकार्डियम नामक झिल्ली में एक, मतलब वो एक झिल्ली में एक कवर रहता है ना। उसकी पैकिंग होती है और उस झिल्ली में भी द्रव रहता है, जिससे कि अगर ऑर्गेनिज्म या फिर जीव जो है उस पे आघात अगर हो बाहरी रूप से, तो हृदय जो है किसी भी प्रकार के आघात को सहने के योग्य रहे, है ना, उसको चोट ना लगे। देखिए, नेक्स्ट है कि मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है। मनुष्य का हृदय जो है 4 भागों में विभाजित रहता है। ऊपरी छोटे व पतले चैम्बर, ऊपर की ओर छोटे और पतले चैम्बर पाए जाते हैं, जिन्हें आलिंद कहते हैं। जबकि, और हाँ, ये देखिए, जो कि 2 भागों में बटा होता है ना, जिन्हें आलिंद कहते हैं, दायां आलिंद और बायां आलिंद। ठीक है। तथा नीचे 2 निलय पाए जाते हैं, दायां निलय और बायां निलय। यानी कि आलिंद भी 2 भागों में बटा होता है। ठीक है। जो छोटा होता है और उसका जो दीवार होती है आलिंद की, वो पतली होती है। 2 भागों में बटा है, दायां आलिंद और बायां आलिंद में। और आलिंद के नीचे 2 निलय पाए जाते हैं, जिन्हें दायां निलय और बायां निलय कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है कि प्रत्येक आलिंद व निलय के बीच में छिद्र पाया जाता है ना। प्रत्येक आलिंद और निलय के बीच में छिद्र पाया जाता है, जो कि वाल्व के द्वारा रक्षित होते हैं और छिद्र के ऊपर वाल्व होती है। ठीक है। और ये वाल्व केवल निलय में ही खुलते हैं। इस प्रकार से ये रक्त को आलिंद से निलय में तो जाने देते हैं, परंतु निलय से आलिंद में वापस नहीं आने देते हैं। दाएं अलिंद निलय के बीच में त्रिवलीय कपाट तथा बाएं अलिंद व निलय के बीच में द्विवलीय कपाट पाया जाता है ना। देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि दाएं अलिंद निलय के बीच में कौन सा कपाट पाया जाता है? त्रिवलीय कपाट। और बाएं अलिंद निलय के बीच में द्विवलीय कपाट पाया जाता है। 2 अग्र तथा एक पश्च महाशिराएं अलग अलग छिद्रों के द्वारा बाएं अलिंद में खुलती हैं।
दाएं निलय से पल्मोनरी महाधमनी निकलती है, जिसके रास्ते अशुद्ध रक्त फेफड़ों को पहुंचता है। देखिए फिगर में, देखिए मानव हृदय का एक काट का दृश्य है। देखिए मानव हृदय जो है, अभी हमने पढ़ा ना, 4 भागों में बटा होता है। 2 अलिंद है ना, ऊपर की ओर 2 अलिंद पाए जाते हैं और नीचे 2 निलय पाए जाते हैं। दायां अलिंद और बायां अलिंद है ना। ऊपर की ओर 2 अलिंद हो गया और नीचे 2 निलय पाए गए हैं। फिर क्या हमने पढ़ा कि अलिंद का जो भित्ति होता है वो मोटा होता है। अलिंद जो होते हैं छोटे होते हैं और मोटे वॉल वाले होते हैं, ठीक है। और जबकि मोटे नहीं, पतले वॉल वाले होते हैं, क्योंकि इनका जो है क्षेत्रफल जो है ये बड़ा होता है ना, ठीक। तो ये पतला होता है, इसका दीवार जो है, अलिंदों की दीवार जो है पतली होती है, लेकिन ये साइज में छोटे होते हैं। जबकि निलय में अगर हम देखें तो ये क्या होते हैं, ये लंबे होते हैं अपेक्षाकृत अलिंद के। तो निलय क्या होते हैं, लंबे होते हैं, लेकिन इनकी दीवार कैसी है, मोटी होती है। देखिए दिख भी रहा है, ये मोटी दीवार वाले होते हैं, ठीक है। निलय कैसे होते हैं, मोटी दीवार वाले होते हैं। फिर कह रहा है कि अलिंद और निलय के बीच में वॉल पाए जाते हैं, ठीक है। अलिंद और विलय के बीच में वॉल पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जो कि वॉल्व के द्वारा ढके होते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में त्रिवलीय कपाट, ठीक है। देखिए छिद्र पाया जाता है जिसमें कपाट पाए जाते हैं। दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में त्रिवलीय कपाट पाया जाता है, ठीक है। और इस कपाट का क्या कार्य होता है कि ये ब्लड को अलिंद से निलय में जाने देता है, लेकिन निलय से वापस अलिंद में नहीं जाने देता, है ना। यानी कि जब ब्लड यहाँ अलिंद से निलय में बढ़ता है तो क्या होता है, ये भर जाता है। अगर ब्लड ऊपर अगर फ्लो होने लगता है तो क्या होता है, ये कपाट जो है बंद हो जाते हैं। तो बंद हो जाते हैं जिससे कि ब्लड जो है वापस अलिंद में नहीं जा पाता, ठीक है। और फिर देखिए बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में द्विवलीय कपाट पाया जाता है। बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में कौन सा कपाट पाया जाता है, द्विवलीय कपाट पाया जाता है। तो इसका भी सेम यही काम है। ये जो वॉल पाए जाते हैं कपाट, इनका काम यही है कि ये रक्त को अलिंद से निलय में जाने तो देते हैं, लेकिन निलय से अलिंद में वापस नहीं जाने देते। ओके, अब देखिए इस फिगर में हम देख रहे हैं कि दोनों निलय जो है, निलय के बीच में क्या पाई जा रही है, विभाजिका पाई जा रही है ना। शरीर के निचले भाग से महाशिरा इसमें कनेक्ट हो रही है, महाशिरा, ठीक है। कहाँ जा रही है, जुड़ रही है ये अलिंद में, ठीक है। दाएं अलिंद में महाशिरा जुड़ती है। फिर है शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, यहाँ ये भी महाशिरा किसमें आती है, अलिंद में, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये फुफ्फुस धमनियाँ हैं जो दाएं निलय से जुड़ी है। फुफ्फुस धमनी कहाँ जुड़ी है, दाएं निलय से, और इसके बीच में भी कपाट पाई गई है, ठीक है। इसका भी कार्य क्या है, रक्त को निलय से फुफ्फुस धमनियों में जाने देना, लेकिन वापस फुफ्फुस धमनियों से निलय में न जाने देना। अब देखिए ये जो है बायां अलिंद, इसकी साइड से फुफ्फुस सिराएं निकली हुई हैं। तो ये जो नामांकित चित्र है ये बहुत पूछता है हृदय का। तो हृदय का नामांकित चित्र जो है सबको बनाने आना चाहिए। देखिए लिखा है कि 2 अग्र तथा 1 पश्च महाशिराएं अलग अलग छिद्रों के द्वारा बाएं अलिंद में खुलती हैं। दाएं निलय से पल्मोनरी महाधमनी निकलती है, जिसके रास्ते अशुद्ध रक्त फेफड़ों को पहुंचता है। 2 अग्र तथा 1 पश्च महाशिराएं अलग अलग छिद्रों के द्वारा बाएं अलिंद में खुलती है, अभी हमने देखा फिगर में, है ना। और दाएं निलय में क्या होता है, पल्मोनरी महाधमनी निकलती है, ठीक है, जिसके रास्ते से अशुद्ध रक्त फेफड़ों को पहुंचाया जाता है। देखिए कह रहा है कि जिसके बीच अर्धचंद्राकार कपाट भी पाया जाता है। जो पल्मोनरी महाधमनी और निलय है उनके बीच में क्या पाया जाता है, अर्धचंद्राकार कपाट। और इसका कार्य भी क्या है, ये भी क्या है, रुधिर को निलय से जो है फुफ्फुस धमनी में जाने देता है, लेकिन वापस निलय में आने से रोकता है।
अभी हमने फिगर देखा है तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया है। ये देखिए फिर कह रहा है कि बाएं निलय से एक बड़ी सिस्टेमिक महाधमनी निकलती है जिसके आधार पर 3 अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं और ये निलय में रुधिर को वापस आने से रोकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है सिस्टोल तथा डायस्टोल। तो हृदय पेशियां यानी कि हृदय में जो पेशियां पाई जाती हैं वह नियमित रूप से एवं लयबद्ध होकर जीवन भर सिकुड़ती और फैलती रहती हैं, है ना, जिसे हृदय स्पंदन कहते हैं। हृदय पेशियां जो हैं वो नियमित रूप से लयबद्ध होकर जीवन भर सिकुड़ेगी और फैलेगी। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? हृदय स्पंदन कहते हैं, ना। जब हम हृदय के क्षेत्र पे अपना हाथ रखेंगे तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे कुछ स्पंदन हो रहा है ना। तो ये स्पंदन होता क्यों है? क्योंकि हृदय पेशियां जो हैं लयबद्ध होकर सिकुड़ती फैलती रहती हैं। देखिए हृदय स्पंदन में हृदय पेशियों का एक बार प्राकुंचन या सिस्टोल तथा एक बार अनुशीतलन या फिर डायस्टोल होता है। हृदय पेशियों में एक बार क्या होता है? प्राकुंचन होता है। ठीक, प्रकुंचन होता है। प्रकुंचन को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टोल होता है। और एक बार जो है अनुशीतलन होता है, मतलब हृदय रिलैक्स होता है, तो इसे कहते हैं डायस्टोल। अब देखिए स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार स्पंदित होता है। कभी कभी कहता है 70 से 72 बार, तो वो भी सही है। कभी कभी लिखा आता है 72 से 75 बार, तो ये भी सही है ना। देखिए ये याद रखने वाली लाइन है कि स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है या स्पंदित होता है? तो 72 से 75 बार। और इसे ही क्या कहते हैं? स्पंदन की दर कहते हैं, रेट ऑफ हार्ट बीट कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रुधिर वाहिकाओं के बारे में, ब्लड वेसल्स। देखिए ऐसी नलिकाएं जो रुधिर को हृदय व ऊतकों के बीच लाती और ले जाती हैं, है ना, लाती हैं और ले जाती हैं, उन्हें रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं। और ये रुधिर वाहिनियाँ जो हैं ये भी कई प्रकार की होती हैं। देखिए इससे पहला है धमनियाँ। तो धमनियों का क्या कार्य है कि ये रुधिर को हृदय से दूर विभिन्न अंगों में ले जाती हैं। धमनियाँ क्या करती हैं? जो हृदय में शुद्ध रक्त आता है ना, ऑक्सीजनेटेड रक्त जो होता है, ब्लड होता है, उसको विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं धमनियाँ। ठीक है, तो लेकिन एक धमनी है फुफ्फुस धमनी। तो इस फुफ्फुस धमनी को छोड़कर देखिए इस लाइन का मतलब है कि जो जितनी भी धमनियाँ होती हैं शरीर में वो क्या करती हैं? ऑक्सीकृत ब्लड को, है ना, हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजनेट शुद्ध रक्त को हृदय से दूर विभिन्न अंगों में ले जाती हैं, लेकिन फुफ्फुस धमनी नहीं। फिर कह रहा है कि इनकी दीवारें लचीली और मोटी होती हैं। धमनियों की दीवारें कैसी होती हैं? लचीली होती हैं और मोटी होती हैं। इसके अलावा इनमें वाल्व भी नहीं पाए जाते, मतलब कि रक्त जो है धमनियों में एक समान रूप से, जैसे कि मान लीजिए धमनियाँ हैं, कोई वाल्व नहीं पाया जाता, एक समान रूप से रक्त जो है समस्त धमनियों में प्रवाहित होता रहता है, बहता रहता है। और यहाँ पे ये याद रखिएगा कि इसमें ये जो है रक्त कैसा बहता है? शुद्ध रक्त होता है ना। रक्त कैसा होता है? शुद्ध रक्त होता है। नेक्स्ट है देखिए केशिकाएं। तो केशिकाएं जो हैं वो सबसे पतली होती हैं। ये ऐसी रुधिर वाहिकाएं होती हैं जो बहुत ही पतली होती हैं। ठीक है, इसका व्यास भी देखिए 0.001 mm है ना। तो ये धमनियों को शिराओं से संबंध करती हैं। केशिकाओं का क्या कार्य है? धमनियों को शिराओं से जोड़ना। देखिए धमनियां ऊतकों में पहुंचकर पतली पतली शाखाओं वाली धमनिकाओं में बदल जाती है। बाद में ये और शाखा प्रतिशाखा में विभाजित होकर अत्यंत पतली भित्ति वाली महीन वाहिनियों का जाल बना देती है, जिन्हें केशिकाएं कहती हैं। ये धमनियों और शिरिकाओं के बीच केशिका जाल का निर्माण करती हैं।
देखिए कह रहा है कि धमनियां जब ऊतकों में पहुंचती हैं, है ना, धमनियां अभी हमने देखा ना कि धमनियां क्या है, लचीली होती है, मोटी होती हैं। तो जब ये ऊतक में पहुंचता है, देखिए जैसे धमनियां अभी हमने पढ़ा ना, धमनियां जो है मोटी होती हैं, लेकिन जब ऊतक में पहुंचती है तो ये धमनियां जो है कई पतली पतली धमनिकाओं में विभाजित हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से विभाजित हो जाता है और ये धमनिकाएं जो है और पतली शिराओं में विभाजित हो जाता है। ठीक, और पतली पतली जो है कोशिकाओं में ये, या फिर कह सकते हैं कि और ब्लड वेसल्स में ये विभाजित हो जाता है। और जो पतली जो ब्लड वेसल्स हैं इन्हीं को कहते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, कोशिका बोलते हैं, या नहीं सॉरी कोशिका नहीं, केशिका बोलते हैं, है ना, केशिकाओं में। देखिए इनका क्या कार्य है कि ये धमनिकाओं और शिरिकाओं के बीच केशिका जालिका का निर्माण करने का कार्य करती हैं। थर्ड ब्लड वेसल्स है शिराएं। देखिए ये विभिन्न अंगों से रुधिर को वापस हृदय में लाती हैं, है ना, जस्ट अपोजिट है ये धमनियों का। धमनियां क्या करती थी, रुधिर को हृदय से अंगों तक ले जाती थी, और शिराएं क्या कर रही हैं, विभिन्न अंगों से रुधिर को वापस हृदय तक लाती हैं, केवल फुफ्फुस शिरा को छोड़कर, है ना। जितनी भी शिराएं होती हैं उनका क्या कार्य है, विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक लाना, लेकिन फुफ्फुस शिरा नहीं करती ये कार्य, केवल फुफ्फुस शिरा को छोड़कर। जिस तरह से हमने देखा था धमनियों में कि समस्त धमनियां जो हैं रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाती थी, लेकिन फुफ्फुस धमनी को छोड़कर, है ना। लेकिन जस्ट अपोजिट उसी तरीके से शिराएं का है कि ये विभिन्न अंगों से रुधिर वापस हृदय में लाती हैं, लेकिन फुफ्फुस शिरा को छोड़कर। अब देखिए शिराएं जो हैं, शिराओं की जो दीवार होती है वो कैसी होती है, पतली होती है, और शिराओं में वाल्व पाया जाता है, यानी कि वाल्व पाया जाता है, यानी कि ब्लड कैसा है, वो लगातार नहीं बहेगा, वो रुक रुक के, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के बहेगा, और जिससे कि अशुद्ध रुधिर वापस हृदय में न आए। ठीक है, वाल्व क्यों पाया जाता है, क्योंकि अशुद्ध रुधिर वापस हृदय में न आए। देखिए हमें एक चीज और पता चल रही है यहाँ पे कि शिराओं में कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध। हमने अभी बताया है आप लोगों को कि धमनियों में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध, है ना, और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। ऊतकों में स्थित केशिका जालिका की शिरा कोशिकाएं आपस में जुड़कर शीरिकाओं यानी कि वेनस का निर्माण करती हैं। शीरिकाओं के फिर परस्पर मिलने से शिराओं का निर्माण हो जाता है। केशिका जालिका जो बन रही थी वो शिरा कोशिकाएं आपस में जुड़कर क्या बन जाती हैं, शीरिकाओं का निर्माण कर देती हैं। तो इन्हीं शीरिकाओं के परस्पर मिलने से शिराओं का निर्माण होता है। देखते हैं हम धमनी और शिरा में प्रमुख अंतर देख लेते हैं। देखिए धमनी क्या होती है, इनकी दीवारें मोटी होती हैं, पेशी होती हैं और लचीली होती हैं, है ना। धमनी कैसी होती है, मोटी दीवार वाली, पेशी और लचीली होती है, जबकि शिरा कैसी होती है, वो अपेक्षाकृत पतली और लचीली होती है। शिरा धमनी की अपेक्षाकृत पतली होती है लेकिन लचीली होती है। धमनी क्या कार्य करती है, रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है, रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है धमनी। और शिरा क्या करती है, शिरा रुधिर को शरीर के अंगों से हृदय की ओर लाती है ना। देखिए यहाँ पे मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ कि धमनी में क्योंकि रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है, इसलिए धमनी में कैसा रक्त बह रहा है, शुद्ध रक्त। ठीक, धमनी में कैसा रक्त बहेगा, शुद्ध, याद रखिएगा। और ये जो शिरा है ये क्या कर रही है, रुधिर को शरीर के अंगों से हृदय की ओर ला रही है। तो शरीर की अंगों में क्या है, अशुद्ध रक्त है ना। उस अशुद्ध रक्त को ये हृदय में ला रही है ताकि हृदय से ये रक्त फेफड़ों को भेजा जाए जहां ये रक्त शुद्ध हो सके। तो शिराओं में कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त। अब देखिए धमनी की गुहा जो है सकरी होती है ना। दीवारें इनकी मोटी होती है लेकिन इनकी गुहा कैसी होती है, सकरी। और शिरा की गुहा चौड़ी होती है। फिर धमनी में रुधिर अत्यधिक दबाव से बहता है। अत्यधिक दबाव से क्यों बहता है, क्योंकि ये मोटी होती हैं, जबकि शिराओं में रुधिर बहुत ही कम दबाव में बहता है।
नेक्स्ट देखिए, धमनी शरीर की गहराई में स्थित होती है, शिरा शरीर की सतह पर स्थित होती है। धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते और शिराओं में थोड़ी थोड़ी दूर पर कपाट पाए जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर। तो ये देखिए क्या होता है कि रुधिर प्रवाह का वह दाब जो रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध लगता है वही क्या कहलाता है, रक्तदाब कहलाता है। और यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक लगता है। ठीक है, धमनियों में ये दाब बहुत अधिक लगता है। धमनी के अंदर रुधिर का यह दाब निलय प्राकुंचन या फिर संकुचन कह सकते हैं के दौरान प्रंकुचन दाब तथा निलय अनुशीतलन के दौरान अनुशीतलन दाब कहलाता है। जब निलय प्राकुंचन होता है तो इसे हम कहते हैं प्राकुंचन दाब, और जब निलय में अनुशीतलन पाया जाता है तब इसे कहते हैं अनुशीतलन दाब। सामान्यतः प्राकुंचन दाब कितना होता है, 120 mm होता है ना, 120 mm। यहाँ पारा या फिर हम कहते हैं Hg है ना, 120 mm Hg होता है। ठीक, और ये जो होता है अनुशीतलन दाब वो होता है 80 mm Hg। ठीक है, Hg को पारा बोलते हैं ना, इसलिए वहाँ पे साइड में हिंदी में मैंने पारा लिख दिया है। तो रक्त दाब मापने के लिए स्फैग्मोमैनोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रक्त दाब जो है किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है, तो कहेंगे स्फैग्मोमैनोमीटर। देखिए, जब तबीयत खराब होती है आप लोगों की तो आप लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, है ना। तो डॉक्टर क्या कहता है कि पहले बीपी चेक कराइए, बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर चेक कराइए, है ना। तो ब्लड प्रेशर जब आता है 120/80 जो होता है स्वस्थ मनुष्य का बीपी होता है 120/80। अगर इतना आया तो क्या है, यानी कि बीपी नॉर्मल है। तो डॉक्टर जो है कुछ अन्य जो है देखिएगा, कुछ अन्य लक्षण देखेगा बीमारी के, उसके हिसाब से वो मेडिसिन देता है ना। लेकिन अगर इससे कम आने लगा, है ना, इससे कम आ गया, जैसे 100 आ गया या 110 आ गया, यहाँ पे 70 आ गया, 60 आ गया, जो भी हो, तो क्या होता है, डॉक्टर कहता है कि बीपी लो है ना, बीपी लो है। तो बीपी लो से संबंधित वो मेडिसिन आपको प्रोवाइड करता है। और क्या होता है कि जब 120 से अधिक हो गया, 130, 140, 150 इस प्रकार से, और नीचे भी वो 100 हो जाए, 120 हो जाए नीचे वाला, तो कहते हैं कि बीपी हाई है ना, बीपी हाई है, हाई बीपी वाले हैं आप। तो हाई बीपी का वो आपको मेडिसिन देगा।